रामपुर नाम के गांव में भोला नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर गांव-गांव में बेचा करता था। उसके कुल्हड़ कभी तो बिक जाया करते थे तो कभी 1 रुपए की भी बोनी नहीं होती थी। ऐसे ही बदहाली में उसके दिन गुजर रहे थे, लेकिन उसे बहुत दुख तब हुआ जब वो पैसों की तंगहाली के कारण अपनी माँ को बीमारी से बचा नहीं सका और उसकी माँ की मौत हो गई। माँ के जाने से वो पूरी तरह टूट गया और माँ काली के सामने जाकर रोने लगा। हे माँ काली, इससे अच्छा तो आप मेरी जान ले लेती। मैं कितना भागा बेटा हूँ ना कि मैं अपनी माँ की जान भी नहीं बचा सका। लालत है ऐसा बेटा होने पर। भोला रोते रोते वहाँ से चला गया। तब उसकी बहन सीता उसके पास आई। भैया, मुझे मेरे कॉलेज की फीस भरनी है। अगर फीस नहीं भरी तो मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी और ना ही एक डॉक्टर बन पाऊंगी। माँ बाबा का जो सपना था वो सपना बनकर ही रह जाएगा भैया, और अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत कह मेरी प्यारी बहन, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तू चिंता मत कर, तेरा भैया है ना अभी, मैं कहीं न कहीं से इंतजाम करता हूँ। भोला ने ऐसा कह तो दिया, पर वो जानता था कि उसके गांव में उसे कोई भी उधार या पैसों की मदद नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। किसी ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए वो अपना ठेला उठाकर गांव-गांव कुल्हड़ बेचने निकले गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटे, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी हो तो पीने को दे दो बेटा। हाँ हाँ मौजी, रुकिए, मैं अभी देता हूँ। भोला ने एक कुल्हड़ में पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को दिया और उस औरत ने उसमें से पानी पिया और उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली गई। भोला ने वो कुल्हड़ अपने ठेले के नीचे बने कूड़ेदान में डाल दिया और सोचने लगा, आज भी शाम होने को आई है और 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। ऐसा ही रहा तो मैं अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकाल पाऊंगा। उसके कॉलेज वाले तो उसे कॉलेज से निकाल देंगे। हे माता रानी, मैं क्या करूँ, कुछ तो राह दिखाइए। भोला अपने घर आ गया। उसकी बहन घर पर नहीं थी, वो कहीं बाहर गई थी। लेकिन तभी उसकी बहन घर आती है। भैया, आप यहाँ बैठे हैं और ये देखिए मुझे क्या मिला। भोला उत्सुकता से पूछता है। हाँ, क्या मिला तुम्हें? भैया, मैंने आपके ठेले के नीचे जहाँ आप जूठे कुल्हड़ रखते हैं वहाँ ये चमकती हुई कुल्हड़ देखी, और देखो ये बहुत सोने की चमचमाती कुल्हड़ है। सोने की कुल्हड़ को देखकर भोला भी दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? ये सोने का कुल्हड़ आया कहाँ से? तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक बूढ़ी औरत आई थी और उसी ने इसी कुल्हड़ में पानी पिया था और वो कुल्हड़ उसने उस कूड़ेदान में डाल दिया था। अच्छा, तो वो आम महिला नहीं थी, वो देवी काली थी। हे देवी काली, हमें दर्शन दीजिए, मैं जानता हूँ वो आप ही थी। और देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, हाँ मेरे प्यारे भक्त भोला, वो मैं ही थी, और मेरे आशीर्वाद से ये जादुई सोने का कुल्हड़ आज से तुम्हारा है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें वो सब देगा, पर कभी भी लालच मत करना मेरे बेटे। ऐसा कहकर देवी काली अंतर ध्यान हो गई और भोला ने उस जादुई कुल्हड़ से कहा, ए जादुई कुल्हड़, क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो? कुल्हड़ कहता है, हाँ हाँ ये लो। कुल्हड़ के ऐसा कहते ही उस कुल्हड़ से बहुत सारे पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पैसों का अंबार लग जाता है और भोला की किस्मत बदल जाती है। वो अपनी बहन की कॉलेज की फीस भर देता है और उसके बाद उस जादुई कुल्हड़ से उसे जो भी चाहिए होता वो उसे मांग लेता। उसने अपने लिए भव्य घर बनवाया, माता काली के लिए का भव्य मंदिर बनवाया और हर दिन वो अपने घर के बाहर लोगों की फरियाद सुनता और उनकी हर मदद करता। माता काली भी ये देख बहुत प्रसन्न होती। अंजू और प्रीति दोनों बहनें हैं। अंजू जब स्कूल जाती है तो उसकी क्लासमेट उसको अपना सोने का झुमका दिखाकर चिढ़ाती है। अंजू देख, मेरा झुमका कैसा है, सुंदर है ना? हाँ सुंदर है दीपा। वैसे अंजू, तू तो कभी ऐसा झुमका पहन नहीं पाएगी। अंजू वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अपनी बड़ी बहन प्रीति से कहती है, लालत है आप जैसी बहन पर, जो अपनी बहन के लिए एक झुमके भी नहीं ला सकती। इससे अच्छा तो मेरी कोई बहन ही नहीं होती। आपने आज तक मेरे लिए
किया क्या है? अंजू की कही ये बातें प्रीति के दिल को तोड़ देती हैं और वो रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। बस बहुत हो गया देवी लक्ष्मी, बहुत दर्द दे दिया आपने, पर अब और नहीं, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती। आपने मेरी माँ छीन ली, मेरे पिता को हमसे छीन लिया और वो हमें तिल तिल मरने के लिए छोड़ गए। अब मैं और जी नहीं सकती, मैं मर रही हूँ। प्रीति नदी में कूद जाती है और वो बहते बहते नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है। तभी वो देखती है कि दो पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और दूसरा पेड़ कहता है, ओले याद मैंने गोल्डन झुमके, मैं कना छुपाऊं चुम चुम के। हे माँ लक्ष्मी, ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ? तभी देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, बेटी ये जादुई झुमके के पेड़ हैं और इन झुमकों को तुम ले जाकर अपनी बहन को दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। हे देवी लक्ष्मी, आप धन्य है माते, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है प्रीति, पर अब बस, अब तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी बेटी। देवी लक्ष्मी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गयी और प्रीति उस जादुई झुमके को घर लाकर अपनी बहन को देती है। उसकी बहन अंजू वो झुमका देखकर बहुत खुश हो जाती है। दीदी ये झुमके कितने सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी हो दीदी, आपने मेरे लिए झुमके ला कर दिए। हाँ अंजू, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं तुझे कुछ ना दे सकूं तो मुझे बहुत दुख होता, इसलिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मैं झुमके तेरे ले आई। अंजू जैसे ही वो झुमके पहनती है वैसे ही वहाँ पैसों और सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और अंजू और प्रीति ये देखकर दंग रह जाती हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपका चमत्कार तो अपरंपार है। हे माता, आप धन्य हैं। तभी देवी लक्ष्मी वहाँ फिर से प्रकट होती हैं। बेटी, इनसे तुम अपने जैसे ही गरीब लोगों की मदद करना, तुम्हारे घर में कभी भी उन्नति और धन धान्य की कमी नहीं होगी। जी माते, जैसी आपकी क्या। इसके बाद लक्ष्मी माँ वहाँ से चली गयी और उन दोनों बहनों की जिंदगी बदल गयी। उनके पास रहने को अच्छा घर था, गाड़ी थे और वो गरीबों की मदद भी किया करती थी। महापुर के जंगल में MBA का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन MBA में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो, अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो। कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था, चाय कॉफी बनाता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखा देखा, बबलू तो MBA करना चाहता था लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। अरिया, तुम पढ़ाई कर लो, असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू MBA पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गया था? इतना पैसा खर्च करके तुझे MBA करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने MBA पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा। मैं अपना खुद का काम करूँगा और MBA भी तो यही सिखाता है। खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है।
खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? वो सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली एमबीए। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया, तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि एमबीए में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए। इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। पुणेपुर गांव के जंगल में गरीब पीलू चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। वो अपना एक छोटा सा नाश्ते का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और बंटी मोटर कार रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू और बंटी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गरीब होने के बावजूद पीलू हमेशा गणेश जी को शुद्ध घी के लाडू और ताजे फल भोग लगाती थी। एक दिन बंटी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ टूट जाते हैं। देखो पीलू, इतनी गरीबी में और ये मुसीबत आ गई है। आप दुखी मत होइए जी, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर पीलू पैसे कमाने के लिए बबलू की जगह मोटर गाड़ी रिपेयरिंग शुरू कर देती है। लेकिन उससे वो अपने काम से आकर गणेश जी को भोग लगाया करती थी और उनकी पूजा करती थी। उसके बाद नाश्ता बेचा करती थी। एक दिन पीलू जब मोटर गाड़ी का काम करने के लिए गई तो उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। पीलू, अब से मुझे तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। मैं ऑटोमेटिक मशीन खरीद लाया हूँ। अब तुम जा सकती हो। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सेठ जी। देखो, अब जमाना मशीनों का है। अब से काम मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। पीलू रोते रोते घर वापस आती है। गणेश जी, अब मैं क्या करूं? मैं ही अब घर संभाल रही थी। अपने पति का इलाज कराना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ना नाश्ते की दुकान चलती है, ना नौकरी चली। पता नहीं हमारा क्या होगा। आप विघ्नहर्ता है, थोड़ी कृपा कीजिए। पीलू मन से गणेश जी को याद करती है तो उसके सामने स्वयं गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। बेटी, दुखी मत हो, तुझे तो मुझ पर विश्वास है ना, तो दुखी क्यों हो रही है? मैं तेरी हर मुसीबत, हर तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ। तूने बहुत दुख देखी है और फिर भी मेरी भक्ति में कमी नहीं आने दी। मैं अब तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। गणेश जी, आपके दर्शन हो गए, यही शुभ है। पीलू, तू बहुत साफ दिल की है। मैं तुझे एक तवा दे रहा हूँ, तू इसमें पराठे बनाना और अपनी दुकान में बेचना। कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गणेश जी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ही भोग लगाऊंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी। और फिर गणेश जी पीलू के लिए तवा प्रकट कर देते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीलू बंटी को सब बात बताती है। देखिए जी, गणेश जी मुझे दर्शन देकर कृपा करे हैं और मुझे ये तवा दिए हैं। इस पर मैं पराठा बनाकर बेचूंगी। भगवान गणेश जी तुम्हें दर्शन देकर बहुत बड़ी कृपा किए हैं पीलू। उनके आशीर्वाद से सब संभव है।
गणेश जी की जय हो। पीलू हर दिन सबसे पहले पराठा गणेश जी को भोग लगाती थी। पीलू के पराठे जल्दी ही पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो बबली दुकान में आती है। वाह पीलू वाह, तुम्हारे हाथ के पराठे तो बहुत ही टेस्टी है। मैं तो अब इन्हें हर दिन लेकर जाया करूँगी। बबली जी, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। ये सब तो गणेश जी की कृपा से हुई है। मैं आपको हर दिन गर्मा गर्म पराठे बना कर दूंगी। तो सुंदरी आती है। इतने सस्ते और स्वादिष्ट वैरायटी के पराठे, वो भी इतनी हाई क्वालिटी के। ये क्वालिटी और टेस्ट तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं दे सकते हैं। अब बंटी भी ठीक हो जाता है और पीलू की मदद करता था। पीलू और बंटी गरीबों को मुफ्त में पराठा देते थे और गणेश जी की सेवा करते थे। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी। लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ। इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं। इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है, ले देकर चल। मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ। जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो।
अरे अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ, कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो, लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे अरे नहीं नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना। बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे, ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अपशगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे? क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है
आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है? इस गांव के जंगल में यही कोई 5-10 हजार रुपए ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे तुम जैसे टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य की मधुरवाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या?
ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है। और यह बात उसे समझ में आ गया है, और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था, मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं।